जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिचुअल्स विद्यावतन में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लिए थे सीटेट परीक्षा के पिछले वर्षों में आए हुए, जिसमें आपको बहुत बारीकियों का ध्यान रखना था और उसकी अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे या आगे कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन में गड़बड़ी जो आप जल्दीबाजी में करते वो नहीं होंगी। और उसी तरीके से इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन को बिना आप पेन पेपर के भी कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पेन चलाने की आवश्यकता होगी। शर्त यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। विकल्पों का सहारा लेके आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ऐसे प्रश्न शायद पहले भी हमने कराए हैं। त्रिभुज के केस में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, ग्रेटर देन, बड़ा होता है तीसरी भुजा से। एक शर्त यह है। दूसरी शर्त, क्योंकि इसमें दो शर्तें लगेंगी, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर इज लेस देन तीसरी भुजा। मतलब दो भुजाएं अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी से बड़ा होगा उनका योग, और उनका अंतर निकालते हैं तो तीसरी से छोटा होगा। आपको 19 और 15 दिया, 19 और 15 का योग जब हम करेंगे 19 प्लस 15 बराबर 34 होगा, इज ग्रेटर देन तीसरी भुजा। और 19 और 15 का जो अंतर निकालेंगे 4 होगा, इज लेस देन तीसरी भुजा। अब ये आपको दो शर्त है, यहां पे आपको दो शर्त यहां मिल गए। तो इनके बीच में जो भुजा होगी क्या होगी, 34 से छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी। 34 से छोटी होगी तो 34 भी नहीं होगा, और 4 से बड़ी होगी 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन 33 मिल रहा है, 33 आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है ये। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और दोनों का अंतर तीसरी से छोटा, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, शेष शीट का क्षेत्रफल कितना है। तो 16 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्ताकार शीट के क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए कैसे होगा। ये एक वृत्त है शीट, इसमें एक और हम वृत्त बना दिए, सेंटर ले लिया इसका। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे में से निकालना है, तो शेष बचेगा। तो ये जो क्षेत्रफल हम माइनस कर लेंगे इस पूरे में से, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा, और यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप, 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, R1 इसको हम मान लेते हैं। R1 कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है 16/2 बराबर 8, और शीट से 6 सेमी त्रिज्या, और दूसरे का क्या R2 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। वृत्त काट लेते हैं, शेष वृत्त का क्षेत्र, शेष शीट का क्षेत्रफल, ये शीट का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इतना निकलने के बाद होल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप घटाएंगे, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, शीट भी वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। पाई को कॉमन कर लेते हैं, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब आपका 8 और 6 दिया हुआ है, चाहे आप वर्ग करके निकाल लीजिए, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। पाई तो ए R1 माइनस R2 स्क्वायर, तो R1 प्लस R2, और दूसरा R1 माइनस R2, ऐसे कर सकते हैं। 8 6 14, 8 प्लस 6 ये, और 8 माइनस 6 ये, और पाई कितना दिया हुआ है, 22/7 दिया हुआ है आपका। तो बराबर कितना हो जाएगा, 22/7 गुणते 14 और गुणते 2, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 22 चौका
88, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में आपको अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, गणना आपकी अच्छी है, तो तुरंत यहां से आप देख सकते हैं 22/7 लिखेंगे और 814, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा घटाने पर, a प्लस बी a माइनस बी, 14 गुणित 2 बटा 22/7 कट करके आपका 88 आंसर हो जाएगा। बिना पेन के भी कर सकते हैं आप इसको। आगे देखते हैं। धातु के एक ठोस घनाकार बॉक्स जिसकी विमाएं 200 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला जाता है, और ये घनाकार बॉक्स है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर। अब देखिए इसमें घन के भी फार्मूला का यूज है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी यूज है, और घन और घनाभ दोनों का। तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए सबको। ये कॉन्सेप्ट के आधार से आप पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? जब इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा है, जब किसी भी आकृति को पिघलाकर के कोई अन्य आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। क्या होता है? आयतन। कभी भी क्षेत्रफल बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हो भी सकता है क्षेत्रफल बराबर, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आयतन बराबर होगा। पिघलाकर बनाने का मतलब ही यही होता है कि आयतन बराबर होना। अब घनाभकार बॉक्स है जिसकी बीमा दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन L गुणित B गुणित H। एल बी एच क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया हुआ है आप निकाल सकते हैं। 200 गुणित 50 गुणित 100 कितना हो जाएगा? ये 2 5 10 और 3 2 5 0, ये इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना ही आयतन होगा किसका? घन का, बराबर घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन क्या होता है? आपका भुजा का घन। यहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 माप होते हैं, तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। और घन में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए हम भुजा घन कर देते हैं। भुजा घन माने भुजा का घन कर देंगे, यानी 3 बार गुणा। तो ये हो गया आपका इतना। तो जैसे ही अब यहां से 2 4 6, अब भुजा हमको निकालना होगा घन का, तो क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? तीसरा मूल निकालेंगे। ये यहां बराबर 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता है कि घनमूल में से 3 जितने जीरो हैं उसमें से तिहाई कर देते हैं, यहाँ 6 है, तिहाई वही घनमूल हो जाता है उसका, तो तुरंत वहां निकाल लेंगे। इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां से ही इसको भी करने की जरूरत नहीं थी। तुरंत 2 5 10, 4 5 जीरो पहले से 1 जीरो और बढ़ाता, 6 हो जाता। इसका क्या होता है? 100 हो जाता तुरंत। अब ये आपका इसकी भुजा निकल के चली आई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर। क्यों 6 गुणित भुजा स्क्वायर? क्योंकि घन में 6 फलकें होती हैं, और सारे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर जब होता है तो वर्गाकार बन जाता है एक फलक। तो एक फलक वर्गाकार होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणित भुजा, और 6 फलकें हैं तो इसलिए 6 गुणित भुजा स्क्वायर हो जाता है। अब घनाभ की बात कर ले हम, तो घनाभ क्या होता है? एक कमरे जैसा होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया, एक कमरे जैसा जब होता है तो लंबाई और 2 दीवारें आमने सामने की वो बराबर होंगी, तो लंबाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित ऊंचाई, फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और 2 दीवारें ऊपर नीचे जो हैं चौड़ाई गुणित लंबाई। तो क्या हो जाता है घनाभ का? घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय एरिया, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB, एक दीवार या एक फलक का क्षेत्रफल, तो वो 2 फलक होते हैं सेम, तो इसलिए 2 इसमें भी होता है, और BH और LH
ये ऐसे सब दो दो होते हैं, तो हमने क्या किया, दो को बाहर ले लिया, LB BH LH। अब यहां से जब आप करेंगे, इसको मिटा देते हैं, घनाभ का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, LB 2 ब्रैकेट में कर देंगे, LB क्या है, लंबाई, और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई, तो 5 दूनी का 10 और 3 जीरो लगा देंगे फिर से, प्लस BH, B और H 5 एकम 5 और 3 जीरो लग जाएगा, LH यानी ये 2 एकम 2 4 जीरो लग जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 20,000, ये 10,000, ये 5,000, 25,000 और दूना 50,000 आ जाएगा, सैकड़ा हजार, 10,000, ये हो गया आपका 50,000। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 6 गुणते उसकी भुजा कितनी थी, 100 थी, 100 गुणते 100, ये कितना हो जाएगा, 6 के ऊपर 4 जीरो, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हीं दोनों का अंतर निकालना था, 60,000 में से 50,000 को जब हम घटा देंगे तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में पहला कॉन्सेप्ट ये छुपा था कि जब किसी भी आकृति को पिघला के हम दूसरी आकृति बनाएंगे तो आयतन समान होगा। तो इसके आयतन से घन का आयतन निकाला गया, घन का आयतन से उसकी भुजा निकाली गई, और भुजा जब निकल गया तो घन का हमने क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठ निकाला, और घनाभ का मेजरमेंट दिया हुआ इससे संपूर्ण पृष्ठ निकाला और दोनों का अंतर कर दिया, ये आपका आंसर आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं, 0.125 गुणित 57.8 गुणित 0.7 दूनो भागा ब्रैकेट में 0.017 गुणित ये का मान किसके बराबर है। अब ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे आप, बारहमास लगाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका डिवाइड जो है वो ब्रैकेट से पहले दिया हुआ है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पूरी संख्या को एक साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस सबके गुणा के रूप में है तो या तो डिवाइड में ले आएंगे इसको गुणा करके, तो क्या हम सबका गुणा करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ऐसा कभी नहीं करते हैं। जब भी आपको गुणे भागे के रूप में दिया है तो आप ये देखते हैं कि कौन किससे कट हो रहा है। अब आपको 125 दिख रहा है, यहाँ 25 दिख रहा है, कटने वाली संख्या है, 578 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 17 ये भी कटने वाला है, 729 81 से कटने वाला है। लेकिन एक और चीज ध्यान देने की है कि ये दशमलव दिया हुआ है तीनों संख्याओं में डिवाइड के नीचे। अब इस संख्याओं को आप इन तीनों को ऊपर और ये भागा यानी कि इसको बटे में आप लिख सकते हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे आपको लिख के हम दिखा देते हैं, बटा में पूरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में नहीं होता और ये डिवाइड है इसके बाद ये आता तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते उसके बाद सबको हम सॉल्व करते। ब्रैकेट में दिया हुआ है 0.017 गुणते 0.0081 गुणते 0.25 ऐसे दिया हुआ है। दशमलव को क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, 3 4 3 7 अंक पे ऊपर दशमलव है, अगर हम पूर्ण संख्या में करना चाहें तो आपको राइट साइड ले जाना पड़ेगा, तो 3 इसका गुणे के रूप में हम क्या कर सकते हैं, करते हैं, सबको हम हटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड में भी दिया हुआ है। तो 3 4 3 7 इसमें है और नीचे कितना है 3 4 3 7 आदू 9 अंक है, तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे 100 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे, तो सारे पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। ऊपर 3
3 6 एक 7 अंक पे दशमलव है और नीचे 3 4 3 7 2 9 अंक पे है, तो 7 से 7 तो कैंसिल होगा, नीचे 2 अंकों का बच जाएगा। तो नीचे अगर हम 100 से गुणा करते तो दशमलव रिमूव हो जाता, तो ऊपर भी हमको करना होता, हमने कर दिया। अब हम इसको कर देंगे कट। 25 से ये 5 बार में, 81 से ये 9 बार में, और 17 से ये 17 तिया 51 और 17 चौका 68। ये आपका नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ये बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब भी हमको, अब हमको ये दिख रहा है कि डबल जीरो है, तो डबल जीरो वाला ही कोई आंसर होगा, ये दोनों विकल्प हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 5 से गुणा करना है 34 में, फिर 9 है, तो जब भी 5 से गुणा करना हो, 50 से करना हो, 500 से करना हो, तो 5 से गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं। तो जैसे हम 5 को हटाएंगे तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां बढ़ा लीजिए चाहे यहां 0 कर लीजिए, और इसको हम 2 से भाग, क्योंकि 5 बराबर 10/2 लिख सकते हैं हम। इजी करने के लिए 2 से भाग देना आसान होता है 0 बढ़ा करके। तो आपका हो जाएगा ये 170, या ये कह लीजिए 170 गुणुते 9 गुणुते, ये इतना हो जाएगा 3 0 17 9 153 होता है, और 3 0 ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। अब अगर दशमलव का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो आपको कहीं भी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट देख लेंगे कि इसमें कितने अंक पे 0 है, इसमें कितने अंक पे है, और सारे अंक कटने वाले हैं, तुरंत आप ओरल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाता है। 16,000 की एक धनराशि 7/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर x हो जाती है। पूरे धन की बात हो रही है, x हो जाती है, x का मान निकालना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a बराबर अमाउंट मतलब लास्ट में ब्याज लगने के बाद प्रिंसिपल बटा में 1 प्लस r बटा में 100 की पावर t होता है, जो कि वर्ष होता है। r क्या होता है, दर होता है, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। अब आपको r 15% दिया है, वर्ष आपका 7/3 दिया हुआ है। अगर पूर्ण संख्या रहती है तब तो आसानी से हम कर लेते हैं, अगर पूर्ण संख्या नहीं दी हुई है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, 7/3 दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/3 हो गया। अब जब 2 सही 1/3 हो गया तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जब आपका भिन्नात्मक वर्ष हो तो 2 को अलग कर लेते हैं और 1/3 को अलग कर लेते हैं। अब 2 तो रहेगा तो आसानी से आर आप कर सकते हैं, 1/3 में क्या करते हैं, दर को उतना पार्ट कर लेते हैं। 15 क्या है, वार्षिक है, तो 1 वर्ष अगर आता तो 15 हम लिखते हैं, लेकिन यहां 1/3 जब हो गया तो 15 का तीसरा भाग, यानी कि 15 को 3 से भाग देंगे, 5% वहां लिया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, a बराबर p 1 प्लस 15/100 की पावर 2, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 15 गुणते 1/3 हो जाएगा। ये पावर अंदर चली जाती है, बटा में 100, ये 3 से ये 5, जब इसको कट करते हैं तो ये 16,000, ये 5 से इसको कट करेंगे 3 आएगा, ये 1 प्लस 15/100, जब इसको ये 3 आएगा और ये 20 आता है तो ये 23/20 हो जाएगा। तो गुणते 23/20 गुणते 23/20, 2 घात है। और ये जब सॉल्व करते हैं तो 21/20 आएगा। 0 3 है, यहाँ भी 3 0 है, कट जाएगा। 2 दूनी का 4, दूनी का 8, और 8 से जब 16 कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 23 का जो वर्ग होता है वो 2 गुणते 529 गुणते 21 है। अब ऐसे प्रश्नों में या तो आप गुणा कर लीजिए, या आपको कैलकुलेशन अगर अच्छे से करनी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 21 को 20 + 1 लिख सकते हैं। 20 + 1 क्यों लिखा जा रहा है, हम 2 से इसको गुणा कर लेंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18 20 होगा। 20 + 1 इसको हम कर सकते हैं ना 21। तो 20 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करना होगा, 0 लगाना होगा। 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 5 10,
ये आया, और फिर इसमें 529 1 से गुणा करके जोड़ लेंगे हम इसको, कितना आ गया 90111, और इसमें 2 से गुणा हमको करना है। ये ऐसे किया जाता है जल्दी करने के लिए, ताकि हम आसानी से करें, गलती होने की संभावना कम हो। फिर 2 से हम गुणा करेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। आप विकल्प में चेक कर लीजिए, तो 222 18, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या छुपा था, आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। जब भी भिन्नात्मक रूप में समय दिया हो तो पूर्ण संख्या को अलग कर लेते हैं, और भिन्न रूप में जो दिया है उतना ही भाग कर लेते हैं दर का। तो दर 15 था, उसका 1/3 कर लिया गया, फिर ऐसे आपको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक तरीका यही है। आगे चलते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई 22 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। लंबाई 22 सेंटीमीटर वाले आयत, यानी आयत की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसकी संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5। देखिए यहां आपका दोनों मेजरमेंट समांतर चतुर्भुज का दे दिया। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा, संगत आधार गुणित ऊंचाई होता है। ऐसे आधार गुणित ऊंचाई, ये संगत का क्या मतलब है, जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये ऐसे, तो ये जो आधार अगर लेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है, तो इसका जो संगत ऊंचाई ये होगा, तो इस आधार में जब इस लंबाई ऊंचाई से गुणा करेंगे तब इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अगर इसी को आधार हम ये मान लेते हैं तो फिर ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी, यानी इसमें आधार लंबा हो जाएगा, ऊंचाई कम हो जाएगी। क्षेत्रफल दोनों से समान आएगा, लेकिन संगत ऊंचाई का मतलब ये होता है कि इस भुजा अगर आधार इसको मानते हैं तो यहां से जो ये लंब है ये संगत ऊंचाई होता है। ऐसे आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का एरिया आधार गुणित ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि इसकी संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5 क्या है, अधिक है किसकी, ऊंचाई। तो ऊंचाई आधार कितना हो जाएगा 6, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 11, तो ये 66 हो गया। और यही क्षेत्रफल जो है उस आयत के क्षेत्रफल के क्या है, आयत के एरिया के बराबर है, जिसका लंबाई कितना है 22 है और चौड़ाई नहीं पता है, ये ऐसे। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर जो भी दिया है 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई का दूना। तो लंबाई कितना है 22 है, चौड़ाई कितना है 3 है, 22 3 कितना वो 25 हुआ। परिमाप इसका 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो आपका 22 प्लस 3 गुणित 2 बराबर 50, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको ओरल कैसे करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल संगत आधार और ऊंचाई, आधार और उसकी संगत ऊंचाई का होता है। आधार दिया है 6 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ज्यादा, 6 5 11 11 6 का 66, इसकी क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का, और वही क्षेत्रफल आयत के बराबर होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। 22 लंबाई दिया हुआ है तो 66 में 22 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 3 जैसे आपका आएगा तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का योग का दूना, 22 3 25, 25 का दूना 50, आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप। अगला है 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ती, 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ती बेलनाकार कंटेनर के आधार की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए 2 मीटर है, वहां 35 सेंटीमीटर। कंटेनर की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू दिया हुआ है। जब भी किसी भी पात्र के, बर्तन के धारिता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो उसके आयतन से संबंधित होता है। अब आयतन किस में निकलेगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा या तो मीटर क्यूब में निकलेगा, और उसको जब लीटर में चेंज करना होता है तो उसका भी पैमाना है। चलिए देख लेते हैं। लंब वृत्ती बेलनाकार कंटेनर, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आयतन के बराबर होगा क्या, उसकी कैपेसिटी धारिता।
क्षमता एक ही चीज है। तो बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है ये होता है। अब आपको पाई 22/7 दिया हुआ है, 22/7 गुणते आर दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर 35 गुणते 35 और एच कितना दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में जैसे हम चेंज करेंगे डबल जीरो बढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ये निकल के चला आया आपका 7 5 35। यहां से क्या होगा, फिर से हम इस 5 को क्या करते हैं 10/2 लिखते हैं। तो 10 का मतलब यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए और नीचे जो 2 आएगा, जब इस यहाँ हम 2 करेंगे ऐसे, तो इस 2 से ये 11 हो गया। तो अब आपका क्या हो गया 35 दूनी का 70, तो 70 में 11 से 77 आ जाएगा। 35 दूनी का 70 और 70 में 7 से गुणा कर 11 से 77, ये 770 इतना हो गया और 000 ये बच गया, ऐसे इतना आ गया। इतना क्या हो गया, ये बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समझ लीजिए कैसे किया हमने। ये 5 7 5 35, तो 5 को हमने 10/2 लिखे, तो 2 1 जीरो बढ़ा दिया, 2 यहाँ नीचे, इस 2 से ये क्या हो 22 कट के 11 आ गया। अब 11, अब 35 जैसे था तो 35 दूनी का 70 होता, 35 दूनी का 70 जैसे ही आता और 000 अलग से था ही, और 11 7 77 और इसका 0 1 और ये 3 0, ये ऐसे कैलकुलेशन जल्दी किया जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं। इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब जब भी ये तो सेंटीमीटर क्यूब आप तो माप सकते हैं ना, उसमें कितना लीटर कोई लिक्विड आ रहा है, इसका पैमाना क्या होता है। अब आ गया ये इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, या 1 मीटर। तो इसको क्या करेंगे हम, या तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करके वहां से निकाल सकते थे, या इसको ऐसे लिखेंगे अगर, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, 1000 से भाग दे देंगे तो 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 770 लीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको पैमाना याद होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, या 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये पैमाना आपको याद होना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक अगर पैमाना आपको याद है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसी से सेंटीमीटर भी बनता है, जिसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। 1 मीटर क्यूब में 100 गुणते 100 गुणते 100 होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। और यहाँ 3 जीरो बराबर 1 लीटर, तो 6 जीरो यहाँ भी 3 जीरो बढ़ जाएगा, वही 1000 लीटर हो गया। तो आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का एक विकर्ण 16 मीटर लंबा है। ₹21 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये छुपा है कि जब भी किसी चीज का बाड़ लगाना हो, कोई भी एरिया हो, क्षेत्र, उसका बाड़ लगाना हो या चहारदीवारी बनाना हो, तो परिमाप से संबंधित होता है, ये क्षेत्रफल से संबंधित नहीं होता है। फेंसिंग करना चारों तरफ की जाती है, तो चारों तरफ का माप क्या होता है, परिमाप होता है। अब यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका विकर्ण दिया हुआ है, तो हमको समचतुर्भुज का क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। तो उस खेत का परिमाप जो होगा, अब इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजा बराबर होती है और ये इसके विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण प्रॉपर्टी है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये लंबाई जो होगी इसकी आधी होगी इधर इधर, इसकी आधी इधर, इसकी आधी इधर, ये और ये 90। तो जब ये विकर्ण आपको पता है ABCD और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज में अगर विकर्णों का माप किसी रूप में दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी भुजा निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है
समचतुर्भुज का एरिया होता है आधा यानी हाफ 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल ये होता है। यहां से समचतुर्भुज का एरिया कितना दिया है 240 मीटर स्क्वायर दिया है और गुणते 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। तो 2 8 है फिर 8, एक दूसरा विकर्ण यहां हो जाएगा, विकर्ण गुणनफल एक d1 है तो दूसरा d2 मान लेते हैं। तो ये 8 तिली का 30 हो गया, यानी एक विकर्ण दूसरा क्या हो गया 30 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है आप लिख लेंगे, ये निकल के चला आया। अब हमको दोनों विकर्ण जैसे पता चल गया तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमको भुजा निकालना है, बिना भुजा निकाले तो हम परिमाप निकाल नहीं सकते। तो यहां से क्या है ये 90 है और ये समद्विभाजित मतलब पूरे का आधा भाग इधर इस पूरे का आधा भाग इधर है। तो एक 30 है एक 16 है तो ये 15 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखिए कैसे इसमें लगने हैं। अब यहां से जब ये 8 हो गया ये 15 हो गया तो 8 × 8 = 64, इसमें क्या लगेगा 15 225, ये कितना हो गया 289 हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसकी लंबाई हमको निकालना है क्योंकि ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल होता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17, ये हो गई क्या ए मान लेते हैं समचतुर्भुज का। अब निकल के चला आया ए आपका कितना 17। अब समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो परिमाप कितना होगा 4 गुणित भुजा, क्यों क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 17 × 4 = 68 हो गया मीटर, ये परिमाप मीटर में होगा। अब जब मीटर चला आया अब हमको क्या कह रहा है बाड़ लगाना है और उसका दर क्या है 21 रुपया प्रति मीटर है। तो हम खर्च जब निकालेंगे तो 68 × 21 कर देंगे यहां से। अब ये जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब 68 में 21 का गुणा करना है तो आप या तो ऐसे गुणा कर लीजिए, चाहे इसको आप क्या कर सकते हैं 68 को आप 20 + 1 से भी गुणा कर सकते हैं। 20 + 1 से गुणा करने का क्या फायदा होता है, आप 2 से गुणा करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं, 0 से तो गुणा करना नहीं है। तो 68 है, 68 दूनी का करना हो तो 70 दूनी 7 दूनी 14, 140 में से 4 घटा लेते हैं क्योंकि 68 में 2 कम है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कैलकुलेशन के जिससे आप तेजी से कर सकते हैं और गलती की संभावना कम होती है। तो उसके बाद क्या होगा अब 68 0 हो जाएगा और 136 और प्लस फिर 68 कर लेंगे, यही जो आएगा आपका आंसर आएगा। अब देख सकते हैं आप ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 8 6 6 12 के 2 3 1 4 2, ये हो गया आपका 1428 रुपया आंसर। इसमें क्या था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला गया, दिया हुआ था, उससे उसकी भुजा निकाली गई जिसमें कॉन्सेप्ट छुपा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और भुजा निकल गया तो परिमाप निकाला गया, परिमाप में इस दर से गुणा किया गया तो आपका कितना आ गया आंसर ये आ गया। आगे देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना होगा। पिछले की तरह है ये भी क्वेश्चन, आप क्या करेंगे डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं 5 और 12 आ जाएगा, समद्विभाजित करते हैं तो 5 12 तो भुजा कितनी आएगी 13, परिमाप कितना होगा 13 × 4 = 52 हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप ऐसे प्रश्न आते हैं, पिछले की तरह भी आते हैं, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो गया एक स्टेप और ये आपका सीधा सीधा था। विकर्णों की लंबाई 10 24 समद्विभाजित करते हैं समकोण पे तो एक का 5 होगा एक का 12 होगा। हमने डायरेक्ट 13 कैसे निकाल लिया 5 12 13 ही समकोण त्रिभुज में होते हैं, पाइथागोरस ट्रिक होते हैं ये। अब 13 जब भुजा आ गई तो परिमाप क्या होगा सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 13 × 4 = 52 हो गया आंसर।
प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया। प्राप्त ठोस को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने का व्यय कितना होगा। 5 घनाकार ब्लॉक हैं को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया। अब आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा, जैसे ये कोई घन हो गया, ये यहां से कोई घन हो गया, ये यहां से, ये यहां से, ये यहां से, ये 5 घन हो गए। इन्हीं की बात कर रहा है। आकृति थोड़ी सी छोटी बड़ी है, समझने के लिए हमने बनाया है। इनको मिलाकर के एक पंक्ति में जोड़ा गया, यानी ऐसे लाइन से इनको मिला दिया जाएगा, एक एक दूसरे के साथ चिपका के रख दिया जाएगा। तो फिर से जो भी एक प्राप्त ठोस होगा तो कोई ना कोई ठोस बनेगा, यानी एक लंबा ठोस बनेगा, उसको आप घनाभ कह सकते हैं। घन से मिला करके बनाया गया तो उसको आप घनाभ कह सकते हैं। के सिरे से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया कि दर से पेंट करने का व्यय। पेंट कभी भी बाहरी सतह का करेंगे, जब हम चिपका के इसको मिला देंगे तो अंदर की सतहें चिपक जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, पेंट हमेशा पृष्ठों की, बाहरी पृष्ठों की करते हैं। एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं और उसका क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणित ए। भुजा को अगर ए हम मान लेते हैं तो ए स्क्वायर होता है। अब यहां 5 हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएंगे, ये 30 ए स्क्वायर, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, सबको एक पंक्ति में मिला करके रखा गया है। तो जो बीच के तीनों घन होंगे, इसका ये फलक और इधर वाला फलक, इसका ये फलक, इधर वाला फलक, इसका ये इधर वाला फलक, यानी इन तीनों के 2-2 फलक एक दूसरे से चिपकते जाएंगे। जो लास्ट वाला होगा इसके इधर वाले को, इधर वाला इधर वाले को, इसी तरह से ये इसके साथ, इसी तरह से ये इसके साथ, फिर इसके वाले का इधर, यानी अंतिम दोनों के जो फलक होंगे एक एक छिप जाएंगे और बीच वाले तीनों के 2-2 फलक छिप जाएंगे। यानी कि 3 दूनी का 6 और 2 8 फलक जो क्या होगा वो छिप जाएगा। यानी कि 8 फलकों का एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा। 8 फलक को हमको पेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमको पेंट करना है फलकों का वो 22 ए स्क्वायर, 22 फलकों का हमको पेंट करना है। आप देख भी सकते हैं, ऊपर के 5, नीचे के 5, फिर बगल के, इधर के, और छिपेंगे कौन 2 2 2, और इसका अंदर वाला, इसका अंदर वाला, ये फलक छिप जाएंगे। तो 8 फलक छिप जाएंगे। 22 फलकों का निकालना होगा। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 दहा में 100, तो कितना हो जाएगा 22 ए स्क्वायर बराबर 22 गुणित 100, 2200 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से करना। ये पैसे में है तो हम गुणते खर्च, खर्च जब निकालेंगे तो 2200 और गुणते 10 हो जाएगा। अब क्या है, ये पैसे में आ रहा है और हमारा आंसर उत्तर कितने दिया है, रुपए में दिया है, तो 100 से भाग दे देंगे हम, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, 220 रुपया आएगा। ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जब हम सटा देंगे, ये इस पे कोई फार्मूला अलग से नहीं लग सकता। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, आप अगर समझ बेहतर रखते हैं तो ही इसको आप कर पाएंगे। इसमें थोड़ी सी समझ क्या रखनी है, जब हम उसको चिपका देंगे तो 3 जो अंदर वाले पार्ट होंगे वो दोनों, उसके दोनों सिरे क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और जो 2 बाहरी घन होंगे उनके भी तो अंदर अंदर वाले छिप जाएंगे। और टोटल एक का होता है 6 ए स्क्वायर, 6 फलक होते हैं, पूरा का 30 होगा, लेकिन जितने छिप जा रहे हैं वो हो गए 8, तो यानी हमको सिर्फ 22 फलकों का निकालना है। ये आपका ऐसे होगा। क्वेश्चन सारे के सारे बेहतर क्वेश्चन हैं, जिसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नो डाउट आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यदि बेलन की आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। और संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण कह लीजिए या कुल कह लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr/h
आर एच प्लस आर हो जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। अब कैसे इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। बेलन जब ऐसे बनता है, ये वृत्ताकार होता है, ये आर है, ये उसकी ऊंचाई हो जाती है एच, ये आर। तो दो जो इसमें वृत्त बनते हैं उसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये परिमाप होता है 2 पाई आर, जब उसमें गुणा ये करते हैं, ये पार्ट जब इसको हम अगर यहां से कट करके ऐसे कर दें तो ये ऐसे बन जाता है, इसका भी तो क्षेत्रफल बनेगा। और ये लंबाई क्या होती है, इस तरह से फैल गई तो लंबाई, और गुणते ऊंचाई, तो उसी तरीके से 2 पाई आर वृत्त की परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ लंबाई और गुणते ऊंचाई से आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणते ऊंचाई ऐसे होता है। तो उसी तरह से वृत्त को अगर हम फैला दें, इस लाइन के रूप में कर दें तो आयत बन जाएगा, ऊंचाई के साथ लेंगे तो उसी तरह से इसका क्षेत्रफल जो होगा 2 पाई आर अगुणित एच जब करेंगे तो वक्र पृष्ठ निकल के चला आता है, और दोनों जब वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ निकल के चला आता है। तो क्या कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 यदि इस बेलन की आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। चलिए जो कह रहा है उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो 2 पाई त्रिज्या कितना दिया है 8 दिया हुआ है, और h प्लस 8 बराबर 2 पाई, अब फिर से कितना हो जाएगा 8 अगुणित h, और इनमें संबंध क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसका 1/3 होने का मतलब इधर 3 से गुणा हो जाएगा ऐसे। अब 2 पाई इसमें भी दिया है, 2 पाई इसमें भी दिया है, कट जाएगा। 8 इसमें भी दिख रहा है, 8 इसमें भी दिख रहा है, कट जाएगा। अब h प्लस 8 बराबर आपका आ गया 3h, तो 2h बराबर 8, h बराबर 4 आ गया। तो बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना दिया हुआ है, पाई का मान इसमें दिया नहीं है, इसी के साथ लिख देना है। तो पाई आर हमारा कितना था 8 था, 8 × 64 हो जाएगा, और h कितना था 4 था। तो ये 4 चौका 16 और 4 छः 24 1 25, 256 पाई जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही है। ये ऐसे संबंध निकाल करके और उससे आप कर लेंगे। 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको देख लेते हैं। एक ये वृत्ताकार पथ हो गया, मान लेते हैं यहां अगर सेंटर है, एक वृत्त है और ये रास्ता है, ये आपका रास्ता हो गया। समझने के लिए आकृति थोड़ा इधर उधर हो सकती है, ये आपका रास्ता हो गया, पथ हो गया, थोड़ा सा चौड़ा और पतला हो गया, जबकि बराबर होना चाहिए इसको। 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ, ये 7 मीटर चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर चारों तरफ होता है। ये प्रतीकात्मक चित्र है। दौड़ पथ की आंतरिक परिधि जो है, अब ये आंतरिक परिधि यहां कह रहा है, इस बाहरी की नहीं कह रहा है, आंतरिक परिधि क्या कह रहा है 440 मीटर कह रहा है। तो कह रहा है कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या, अब जो ये भाग है ये पूरा यहां से यहां तक, यानी अगर आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r है और ये 7 जोड़ देंगे हम, तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकल के चला आएगा। ये होता है। तो 2 पाई r बराबर 440 दिया हुआ है, ये 220 हो जाएगा। पाई तो r बराबर पलट देंगे 220 × 7 बटा में 22 हो गया, 22 10, r बराबर 70 आ गया। अब ये r जब 70 आ गया, इसमें जब 7 हम जोड़ देंगे तो ये बाहरी वृत्त 77 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ऐसे परिधि दिया था, उसे r निकालना था, इस r में जोड़ देना था। कभी भी ये सर्कल है, वृत्ताकार पथ ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्षेत्रफल क्रमशः a सेंटीमीटर स्क्वायर
और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का? 2πr/h होता है, दिया है a सेंटीमीटर। और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? जैसे पिछले प्रश्न में हमने बताया था πr²। क्यों? क्योंकि वृत्ताकार होता है, वो आधार बेलन का वृत्ताकार होता है πr²। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? हमको h निकालना है। πr² हमको b दिया हुआ है। अगर यहां से हम r निकाल ले, a और b के फॉर्मेट में हमको दिया है, तो अगर यहां से r निकाल करके इसमें हम रख देते हैं तो हमारा h जो है a और b के रूप में आ जाएगा। तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा? b बटा में पाई अंडर रूट, पाई इधर ट्रांसफर होगा, बटा में आएगा b बटा पाई, और r बराबर ये वर्गमूल इसका हो जाएगा, ये हो गया r। अब इस r को जब हम इसमें रखेंगे तो 2 पाई गुणते रूट b बटा में पाई गुणते h बराबर a हो गया। अब यहां से हम पाई को अंदर ले जा सकते हैं। जब पाई अंदर जाएगा, भाई वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रहता है गुणा के रूप में, तो 1 बाहर आता है। लेकिन जब हमको अंदर ले जाना है तो 2 बार अंदर ले जाएंगे, तो 2 गुणते, अब इसको हम b गुणते पाई लिखेंगे, तभी तो वर्ग बाहर निकालेंगे तो 1 पाई निकलेगा, बटा में पाई है ही, पाई से पाई कैंसिल हो गया, गुणते h बराबर a है। अब हमको h निकालना है, तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हमारा हो जाएगा a बटा में 2, h बराबर a बटा में 2, और ये कितना हो जाएगा? बटा में b पाई, ये b पाई, ऐसे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये वाला तीसरा, a बटा में 2πb, ऐसे तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। ये आपको समझ के कैलकुलेशन करना था। आगे देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब शीर्षलंब क्या होता है? समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं। कोई भी त्रिभुज जैसे ABC सम्मुख भुजा से, सम्मुख शीर्ष से या किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्षलंब होता है। अब जब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये भुजा अगर हम 16 मान लें, ये 30 मान लें, तो इसमें 2 भुजाएं ऑलरेडी शीर्षलंब होती हैं। क्यों? शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो ये C शीर्ष से AB भुजा, यही सम्मुख भुजा है, इस पे ही तो लंब डाला गया है, क्योंकि 90 होता है लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण पे बनना चाहिए वो। तो ये क्या हो गया? ये भी एक लंब है, शीर्ष लंब है। और इसी तरह से शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर डाला गया लंब, ये भी एक शीर्ष लंब है। 2 शीर्ष लंब आपको दिए हुए हैं। सबसे छोटा शीर्ष लंब की बात कर रहा है, तो अब बच गया ये शीर्ष। इस शीर्ष से इस भुजा यानी कर्ण पे कहीं लंब डाला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका सबसे छोटा शीर्ष लंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां तक है, ये भी यहां तक है, और ये देखने से ही लग रहा है कि छोटा होगा। सबसे छोटा शीर्ष लंब ये हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई या जो भी परिमाप माप कह लीजिए, अगर हम x ही मान लेते हैं, x को फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हाफ आधार गुणित ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया आधार गुणित ऊंचाई, तो BC गुणित 16, तो 30 गुणित 16 गुणित आधा, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। 2 8
8 3 24 240। अब जब कोई भी आधार मानते हैं, अगर इसको भी हम आधार मान लें तो ये ऊंचाई हो जाएगा, गुणा रूप में है, बटा में 2 करना है, एरिया वही आएगा। इसी तरीके से जब इसको हम आधार मान लें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कर्ण जो होगा, तीसरी भुजा होगा इसका AC, तो कर्ण बराबर जो होगा अंडर रूट इस भुजा तिनतली के 900 अब प्लस 16 का वर्ग करेंगे 256, ये आपका 9 दूनी 11 1156 आ रहा है। इसका ये 34 का वर्ग है, 34 आ जाएगा। कर्ण आपका क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ये भुजा 34 हो गई। अगर इसको भी हम आधार मान लें और ये लंब है, ये है, तो आधार गुणते ऊंचाई, लंब का मतलब ऊंचाई, करेंगे हम अगर तो 1/2 गुणते 34 और गुणते ये x जब करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। इस तरीके से कोई आधार मानेंगे, कोई जब इसको आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई, इसको आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई, और जब इसको हम आधार मान लिए तो ये ऊंचाई, यही ऊंचाई क्या है? शीर्षलंब है, सबसे छोटा। तो इस तरीके से x बराबर 17 और x बराबर कितना आ जाएगा? 240 बटा में जब 17 करेंगे तो 17 एकम 17 4 3 7 17 चौका 68 और 2 बच गया 17, 14 सही 2/17 सेंटीमीटर ये आपका सबसे छोटा शीर्षलंब होगा। 14 सही 2/17 ये है, 14 सही 2/17, ये लिखने में थोड़ा सा त्रुटि हुई है, ये आपका विकल्प हो जाएगा। ऐसे तो शीर्षलंब भी आपके सिलेबस में है, उससे भी जुड़ा ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रश्न को समझना है, कैसे समझना है फिर से रिवाइज कर देते हैं। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, इससे हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल किसी भुजा को आप लेंगे, ऊंचाई, और ये दोनों ऊंचाई को हम मान सकते हैं, क्यों? शीर्षलंब भी है, ये ऊंचाई भी है, शीर्षलंब भी। इस आधार के लिए ये ऊंचाई, इस आधार के लिए ये ऊंचाई। अब इसको हम अगर कर्ण को आधार मान दिए तो ये ऊंचाई हो जाएगा और यही ऊंचाई शीर्षलंब है। तो एक क्षेत्रफल निकाल करके और उसको बराबर करके इस आधार के साथ आप शीर्षलंब निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 5:2 है। यदि इसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr/h+r होता है, 2πr/h+r। अब हमको त्रिज्या दिया है और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। त्रिज्या अगर 35 दिया, 5:2 और त्रिज्या क्या है? 35 है, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 5 35, 1 भाग 2 भाग 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2πr/h+r, इसको निकाल लेते हैं। 2 गुणते 22 बटा में 7 गुणते r कितना है? 35 है, और h+r 35 और 14 कितना हो जाएगा? 5 4 9 49 हो जाएगा। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 और 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 बटा में 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आसानी से गुणा हो जाएगा, तो 490 गुणते 22 हो जाएगा। अब इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 0 9 2 9 18 2 चौके 8 1 9 गुणते 2 0 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 0 8 7 10 10,780 ये सेंटीमीटर आपका आ गया। कुछ जगह आपको गणना को आसान करने के लिए आपको क्या करना होता है? जैसे 35 दिया हुआ आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम 70 बटा में 2 कर लिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो एक कम गुणा करना पड़ा, और यहाँ हमको 7 7 49 पता है, तुरंत ये इतना आ गया। अब इसको भी हम 20 + 2 कर सकते थे। 20 + 2 2 बार हमको गुणा करना पड़ता, जैसे कि 980 आया तो 0 लगा देते हम, फिर उसमें 980 जोड़ देते, ये आंसर आ जाता। ऐसे आप गणना तेजी से कर सकते हैं। अगला देखते हैं। किसी कंपनी का तेल 2 आकार के डिब्बों में उपलब्ध है
वर्गाकार आधार जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और वृत्ताकार आधार जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे में अधिक तेल है और कितना अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। पाई की वैल्यू यहां 3.14 दिया हुआ है। डिब्बा, अब धारिता के लिए हमने बताया था कि कोई भी कैपेसिटी किसी भी बर्तन में कितना कोई लिक्विड आ रहा है उसके आयतन के बराबर होता है। अब आयतन का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, और यहाँ क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम गुणा कर देते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। जैसे कि अगर हम बेलन की ही बात कर लेते हैं तो बेलन ये इस तरह से कुछ बनता है, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्ताकार होता है ये। इसी में ऊंचाई इसका बस हम गुणा कर देते हैं तो इसका आयतन निकल के चला आता है। तो उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि एक जब वृत्ताकार आधार है तो बेलन हो जाएगा, और दूसरे का वर्गाकार होगा तो वो आकृति जो होगी उसका आयतन क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और गुणते ऊंचाई हो जाएगा, वो उसका आयतन हो जाएगा। बस इसी आधार पे इसको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। वर्गाकार आधार वाले डिब्बे का आयतन, वर्गाकार आधार का आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणते भुजा, जिसकी भुजा 16 है तो 16 गुणते 16, ऊंचाई कितना है 12 दिया हुआ है, तो 256 गुणते 12 ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, वृत्त है, वृत्त का आधार जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और वृत्ताकार आधार वाला, वृत्ताकार आधार का आयतन ये हो जाएगा कितना, पाई गुणते 10, पाई आर स्क्वायर होता है 10 गुणते 10, और गुणते इसमें जब 10 ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये इसका क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। ये 3.14 है। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे, अब देखिए 256 में 12 का है तो डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हैं, वो भी इजी है। नहीं तो हम 10 से गुणा करते तो 2560 लिख देते, और 256 का दूना हम जब कर देते तो 512 आ जाता। दोनों को जोड़ लेते, करिए इसको, 12 चक 72, 2 7 12 5 60 और 7 67, 6 12 दूनी की 24 और 6 30, ये 3072 हो गया। और ये कितना हो गया, ये जब इसमें 1000 का गुणा आप करेंगे तो 3140 हो जाएगा। अब वृत्त वाला कितना हो गया, ज्यादा हो गया वर्ग वाले से, और ये 3072 है, ये इतना है 68 ज्यादा हो रहा है, 68 सेंटीमीटर क्यूब। और कौन ज्यादा हो रहा है, सर्कुलर बेस कंटेनर 68 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर आप आयतन खोजने लगते हैं और क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल और गुणते ऊंचाई आयतन होता है, ये अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। ऐसे ही इसको आगे देखते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 42 घनों को एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, 42 घनों को एक साथ चिपकाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है, यदि घनाभ के आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 42 घन को एक साथ चिपका करके ठोस घनाभ, अब उनको ऐसे चिपकाना है कि एक घनाभ का आकार ले ले, और आपको मिला क्या, भुजा 1 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। अब घनाभ का जो आधार होता है वो आयत की तरह होता है, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दिया हुआ है 18, ये आपको मिल रहा है। और जो छोटे छोटे घन हैं उनकी भुजा मिल रही है 1। तो इससे हम पहले l प्लस बी निकालते हैं। l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 बटा में 2 9 हो जाएगा। अब आपको एक चीज ये मिल रहा है कि जब उसका आधार इस साइज का होगा तो ये b और l ये दोनों का योग 9 हो रहा है, दोनों का योग 9 हो रहा है। और 1 सेंटीमीटर वाली भुजा है घन की, तो जाहिर सी बात है कि कुछ इधर होंगे और कुछ इधर होंगे, तो एक एक जोड़ के मतलब कुछ घन इधर होंगे तो उनकी पूरी लंबाई, और कुछ घन इधर ऐसे रखे होंगे उनकी पूरी लंबाई, जब हम जोड़ेंगे
तो 9 के बराबर होगा। तो अब 9 जोड़ने पर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसको हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा? तो एक हो सकता है और 8 हो सकता है, 2 हो सकता है और 7 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 8 1 9, 7 2 9, 3 और 6 9, 4 5 9। क्योंकि परिमाप ये पूरा होता है तो एल बी हम 9 पर ही लेके कर रहे हैं। 9 इधर होगा तो 9 इधर भी, 9 9 18 हो जाएगा। अब ऐसे करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम अगर ऐसे घन रखेंगे, एक एक घन ऐसे हम रखेंगे तो उसकी लंबाई इधर कुछ होगी और चौड़ाई भी कुछ होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ इधर भी दो दो घन कर दिए तो ये लंबाई जोड़ेंगे और ये चौड़ाई जो पूरा जोड़ेंगे वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 8 घन ऐसे रख देते हैं, 8 घन ऐसे रख देते हैं और एक घन की मतलब ये एक एक करके 8 सेंटीमीटर और ये एक एक करके 1 होगा तो 8 1 9 हो जाएगा पूरा इसका। लेकिन परिमाप, लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगर 8 घन हम रखते हैं और हमको 42 घन पूरा रखना है तो 8 5 40, अगर 5 घन इधर ऐसे रख दे, एक घन यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके तो घनाभ तो बनेगा लेकिन 2 घन बच जाएंगे। फिर अगर हम 2 और 7 पे लेते हैं तो 7 2 9 तो हो जा रहा है, परिमाप तो हो जा रहा है। लेकिन क्या इस पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे 42 आ जाए? 7 6 42, तो 2 घन अगर हम ऐसे लेते हैं 7 2 9 पर, तो जैसे 7 घन ऐसे हुए और 2 घन ऐसे, आपको डिब्बे के रूप में अगर हम बताते हैं, अगर ये डिब्बा है मान लीजिए, इसको हम अगर ऐसे रखते हैं तो ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये परिमाप तो हो गया। अब इसी के साथ हम एक डिब्बा और यहां लगा देंगे तो लंबाई ये, अब पिछला डिब्बा यहां लग जाएगा तो लंबाई तो यही रहेगी, चौड़ाई इसकी 2 हो जाएगी, तो 7 और 2 9 तो हो गया। तो लेकिन अब घनों की संख्या कितनी हुई? एक लाइन में जब 1 1 सेंटीमीटर माप के घन हैं तो 7 घन इधर होंगे और 2 इधर लेंगे तो पूरा एक लेयर में 14 घन हो जाएंगे। और 14 घन जब उसके ऊपर फिर रखेंगे, फिर 14 घन रखेंगे तो 14 तिया 42, यानी ये जो आपका है ये मैच कर रहा है, 7 और 2 वाला कर रहा है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 7 दूनी का 14, 14 घन हो जाएंगे एक लेयर में और 14 तिया 42, ये मैच कर जा रहा है। तो इसलिए आपका क्या होगा? 3 सही होगा। अब 9 7 2 9 होता ही है, 7 लंबाई और 2 चौड़ाई, 7 2 9, और फिर इधर से घुमा करेंगे आयत के रूप में तो 18 हो जाएगा, यानी इस पे मैच कर रहा है। तो एक लेयर में 7 लंबा और 2 चौड़ा, तो 7 दूनी का 14 घन और 14 3, और 1 सेंटीमीटर उसकी जब माप है तो अगर 3 घन हम रखेंगे तो 3 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर है, 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 35 मीटर है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई कितनी है? समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का एरिया बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, क्योंकि समलंब कुछ ऐसी आकृति होती है जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसका क्षेत्रफल जो होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है इसको जब गुणा करते हैं तो समलंब का क्षेत्रफल निकल के आता है। तो हाफ गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी। अब आपको दिया क्या है? 720 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर होना चाहिए 720 मीटर स्क्वायर। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हाफ गुणते बीच की दूरी 20 दिया हुआ है और एक समांतर भुजा 35 दिया हुआ है, प्लस दूसरी हम मान लेते हैं बी या कुछ भी मान लेते हैं। तो दूसरी समांतर भुजा इस तरह से आप निकालेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये कट के इधर 72 हो जाएगा। तो
तो आपका बी बराबर जो आएगा 72 माइनस 35 बराबर 37, 37, आंसर 37 मीटर हो जाएगा। ऐसे ये समलंब के कॉन्सेप्ट पे प्रश्न था। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपको फाइंड करना है और 2 पाई आर दिया हुआ है, कितना? 44 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। यहां से आप क्या निकालेंगे? यहां से आप आर निकाल लेंगे, 2 से ये 22 हो जाएगा और आर बराबर 22 और पाई नीचे आएगा पलट जाएगा 7/22, 22/7 से करना है 2, यानी कि आर आपका कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेंगे हम, तो 22/7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 15, पाई आर स्क्वायर 2 बार और गुणते एच, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूनी का 30, 15 दूनी का 30, 33 गुणते 7, 0, 1, 7 के 21, 2, 23, 2310। अब जो भी मेजरमेंट हो इसका, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने पिछले वर्षों के प्रश्न देखे, जिसमें कि लगभग कई कॉन्सेप्ट से, समलंब से, समांतर चतुर्भुज से, आयत से, वर्ग से, वृत्त से, ये सारे कॉन्सेप्ट से, जिनमें आयतन भी था, क्षेत्रफल भी था, जो आपकी सीटेट परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां सरस्वती।